हेलो एवरीवन। इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। जो सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं इंट्रोडक्शन टू डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। इसके अंदर हम ब्लॉक वन का यूनिट 2 पढ़ रहे हैं, रिलेशनल एंड ईआर मॉडल, जिसके अंदर हम रिलेशनल मॉडल कंप्लीट कर चुके हैं। रिलेशनल कॉन्स्टेंट्स हम पढ़ चुके हैं। रिलेशनल एलजेब्रा का हम सेकेंड पार्ट इस वीडियो में कवर करेंगे। इसके बाद हम एंटिटी रिलेशनल ईआर मॉडल, ईआर डायग्राम एंड कन्वर्जन देखेंगे कि ईआर डायग्राम से रिलेशनल डेटाबेस में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। तो स्टार्ट करते हैं। रिलेशनल ऑपरेटर्स जो हैं वो हमारे पास चार तरीके के होते हैं: सेलेक्ट, प्रोजेक्ट, ज्वाइन, डिवीजन। इससे पहले हम बेसिक ऑपरेशंस पढ़ चुके थे, जिसमें हमने उनका यूनियन, इंटरसेक्शन और मतलब सेट डिफरेंस, ये सारी चीजें देखी थी। अब इसको कंटिन्यू करते हैं आगे सेलेक्ट के साथ में। सेलेक्ट क्या होता है, क्यों यूज करते हैं, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। तो सेलेक्ट क्या होता है? सेलेक्ट सेलेक्ट आपको दिखाता है, सेलेक्ट हमारा ना कोई भी स्पेसिफिक, जैसे आपके पास में एक टेबल दी हुई है, जैसे हम जो भी ना सेलेक्ट ऑपरेशन करते हैं, ये हमारा जो है वो यूनरी मैथमेटिकल मतलब ऑपरेशन है, जिसके अंदर हमें दूसरे किसी टेबल के साथ में इसको जोड़ने की जरूरत नहीं होती है, अकेला परफॉर्म किया जाता है, ठीक है। अब ये काम क्या करता है, क्या चीज आपकी ढूंढ के लेकर आता है, तो कोई भी स्पेसिफिक रिकॉर्ड अगर आपको अपने डेटाबेस में से चाहिए, ठीक है, रिकॉर्ड चाहिए पूरा, ठीक है। लाइक आपको ना ये देखना है। अभी हम एक्सप्लेन करते हैं टेबल के साथ में, ठीक है। तो जैसे हमें जो सेलेक्ट है वो क्या करता है, द सेलेक्ट ऑपरेशन इज यूज टू सेलेक्ट स्पेसिफिक रिकॉर्ड्स फ्रॉम द डेटाबेस ऑन सम क्राइटेरिया, किसी एक क्राइटेरिया के ऊपर बेस्ड। देखो, जो हमारा सेलेक्ट है, दिस इज अ यूनियरी मैथमेटिक यूनिक यूनिटी ऑपरेटर, जिसको मैथमेटिकली ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे, ठीक है। अब यहाँ पे जब हम सेलेक्ट लगाते हैं तो हम एक एग्जांपल के साथ में करते हैं, जिसके हिसाब से हमें और भी अच्छे समझ में आएगा। पहले हम इसका सिंटेक्स देख लेते हैं कि किस तरीके से हम इसको लिखते हैं। तो सिंटेक्स होता है हमारा, आपको सबसे पहले क्या करना है, ये सिंबल बनाना है, जिससे हमें पता लग जाएगा कि हम सेलेक्ट ऑपरेटर का यूज करें। अब इसके बाद में आपको क्या लिखनी है, इसके बाद में सेलेक्ट की कंडीशन, कि हम किस बेसिस पे उस पर्टिकुलर जो रिकॉर्ड है उसको सेलेक्ट करना चाहते हैं, सेलेक्ट कंडीशन। और यहाँ पर आपका टेबल का नाम या फिर रिलेशन, रिलेशन और टेबल का नाम सेम ही होता है, तो टेबल का नाम आप यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ हम एक क्वेश्चन मतलब एक वो बनाते हैं टेबल, जिसके बेसिस पे हमें ये समझ में आएगा कि सेलेक्ट किस तरीके से काम करता है। तो टेबल में हमारे पास टेबल का नाम सबसे पहले हम डिफाइन कर लेते हैं, दैट इज पर्सन। इसमें हमने डिफाइन किया है पर्सन आईडी, PID, ठीक है। फिर नेम, एज और उसका एड्रेस। अब इसको हमने कुछ इस तरीके से डिफाइन कर दिया, 1 2 3, ठीक है। पर्सन आईडी और उसके बाद में पर्सन का नेम कुछ भी लिख लो। हम अपनी टेबल को लिख लेते हैं यहाँ पे, संजय, शरद, विभुल, इनकी एज हम कुछ भी लिख रहे हैं। ये कहाँ से बिलोंग करते हैं वो मैंने यहाँ पर लिख दिया है, इनका एड्रेस दिल्ली, हरियाणा या फिर इंडिया, ठीक है। अब यहाँ क्वेश्चन ये अराइज होता है, ठीक है, सेलेक्ट ऑपरेशन का यूज करके, अगर आप इफ यू वांट टू डिस्प्ले
डिटेल्स ऑफ पर्सन हैविंग एज लेस देन और इक्वल्स टू 30। ठीक है, हमें सिर्फ उन लोगों का, उन पर्सन का जो डिटेल है वो मतलब हमें चाहिए जिसकी एज क्या हो, लेस देन और इक्वल्स टू वो 30 के। ठीक है, तो लेस देन इक्वल टू 30 के, तो यहाँ पे अगर मानो आप बहुत बड़ी टेबल बना देते हो तो उसमें से इस पर्टिकुलर डेटा को ढूंढना हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो हम यहाँ पर ढूंढने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से हम इसके लिए कंडीशन लिखेंगे सेलेक्ट ऑपरेटर का यूज करके। तो हम इसका आंसर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि हमें क्या करना है, सेलेक्ट का सिंबल बनाना है। उसके बाद में हम यहाँ पर लिखेंगे क्या, सेलेक्ट कंडीशन। क्या कंडीशन है यहाँ पर, हमारी एज। ठीक है, एज क्या है, एज इज, जो भी आपका नेम है ना वो पूरा वैसे ही लिखना जैसा है। ठीक है, एज तो लिख रहे हैं हम एज। एज क्या होनी चाहिए, लेस देन इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल्स टू 30। ठीक है, हमें सिर्फ वही डेटा चाहिए। किसमें से चाहिए उसको आप यहाँ पर लिखेंगे। तो किसमें से चाहिए हमें, पर्सन जो टेबल है उसमें से डेटा चाहिए। तो इसमें से आप देखो संजय की एज जो है वो 35 है, इट इज नॉट लेस देन 30। शरद की जो एज है वो कितनी है, 30 है। ठीक है, तो ये 30 के बराबर तो आ गया, तो मतलब शरद हमारा प्रिंट होगा। विभू की एज जो है वो 36 है, 30 क्रॉस कर रही है, लेस देन नहीं है, तो इसलिए हम इन दोनों की एंट्रीज नहीं लिखेंगे। तो यहाँ पर हमारी जो रो सेलेक्ट होगी, यानी कि जो हमारी टेबल की जो इंफॉर्मेशन आएगी वो क्या आएगी, सिर्फ शरद वाली जो टेबल मतलब रो है सिर्फ वही हमारी आंसर में आएगी। ठीक है, तो इसका नाम लिख लो, पर्सन with PID, name, age, address। क्या है, पर्सन आईडी है 2, नेम है इसका शरद, एज कितनी है 30, और ये कहाँ से बिलोंग करता है, हरियाणा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया रिलेशनल ऑपरेशन। अब इसके आगे चलते हैं, दैट इज दूसरा ऑपरेशन जिसका नाम है प्रोजेक्ट। ठीक है, अब प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट ऑपरेटर जो है वो क्या करता है, ये एक एट्रीब्यूट ढूंढ के लेकर आता है। जैसे अभी हम क्या कर रहे थे, पूरी रो को ढूंढ करके ला रहे थे, है ना, रो यानी कि पूरी टपल का डेटा आ रहा था। अब जब हम सेलेक्ट की प्रोजेक्ट की बात करेंगे तो उसके अंदर हमारे पास में सिर्फ एट्रीब्यूट यानी कि कॉलम वाइज डेटा जो है वो आएगा। तो प्रोजेक्ट, द प्रोजेक्ट ऑपरेशन is used to select the record with specified attributes while discarding the others based on some specific criteria। ठीक है, और जो हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, दिस इज डिनोटेड एज पाई के सिंबल के साथ। ठीक है, तो ये हमारा क्या दिखाता है, प्रोजेक्ट को रिप्रेजेंट करता है। अब इसके लिए भी एक क्वेश्चन ले लेते हैं, मतलब इसका सिंटेक्स लिख लेते हैं कैसा होता है। तो सिंटेक्स होता है, सबसे पहले आपको क्या लिखना है, प्रोजेक्ट का सिंबल। उसके बाद में आप यहाँ पर लिखोगे कि हमें क्या क्या चाहिए, लिस्ट ऑफ द एट्रीब्यूट्स फॉर प्रोजेक्ट। फॉर
प्रोजेक्ट। अब यहाँ पे क्या आएगा, सेम भाई रिलेशन का नेम, रिलेशन यानी टेबल। ठीक है, अब इसको लिखेंगे यानी कि रिप्रेजेंट करेंगे। तो अभी जो पिछली वाली टेबल थी हमें वही चाहिए, उसी का ही एग्जांपल ले रहे हैं। तो हम यहाँ पर क्या डिस्प्ले कराना चाहते हैं, सिर्फ नेम डिस्प्ले कराना चाहते हैं। ठीक है, तो जब आप नेम डिस्प्ले कराना चाहते हो तो उसके लिए हम एक क्वेश्चन लिख लेते हैं जिससे हमें समझ में बचेगा। इफ यू want to display only the name of relation। ठीक है, रिलेशन में से जो पीछे हमें ये रिलेशन दिया हुआ है इसमें से सिर्फ हमें नेम प्रिंट कराना है, बाकी कुछ नहीं चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक प्रोजेक्ट का ऑपरेशन यूज करेंगे और उसके बेसिस पे इसको कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले हम इसका लिखने का तरीका देखते हैं कि इसको कैसे लिखेंगे। तो हम लिखेंगे सबसे पहले प्रोजेक्ट का सिंबल, देन क्या चाहिए, इसमें से जो भी एट्रीब्यूट चाहिए ना उसका नाम लिखो, नेम। इसमें से चाहिए पर्सन, हमारी जो टेबल का नेम है उसमें से। तो यहाँ पर जो आपका रिजल्ट आएगा दैट इज सिर्फ, जो हो जाएगा आपका नेम। जो भी आपके टेबल में नेम थे उन सबके नेम आ जाएंगे, संजय, शरद, विभू। ठीक है, ये हमारा हो गया आंसर। ऐसा समझ। अब आगे चलते हैं। थर्ड ऑपरेटर है हमारा ज्वाइन ऑपरेशन। ठीक है, तो यहां से शुरू करते हैं। ज्वाइन हम क्यों यूज करते हैं, द ज्वाइन, ये ज्वाइन जो क्या करता है, जो आपकी दो टेबल दी हुई है ये बाइनरी ऑपरेटर है। ठीक है, तो ये दोनों जो भी आपकी टेबल्स होंगी उन दोनों को कंबाइन करता है एंड देन जो भी हमें रिजल्ट चाहिए वो रिजल्ट हमें लाकर देता है। ठीक है, ज्वाइन। ये भी याद रखना कि जो रिलेशनल अलजेब्रा हम पढ़ रहे हैं, रिलेशनल ऑपरेटर ऑपरेशंस, ये ना अलग है एसक्यूएल के जो ऑपरेशंस होते हैं उनसे। ठीक है, एसक्यूएल में लिखने का तरीका अलग होता है, यहाँ पर लिखने का तरीका अलग है, तो इन दोनों को मिक्स मत करना। ठीक है, सिर्फ ये अलग है वो अलग है, तो इसको सिर्फ उस हिसाब से पढ़ने की कोशिश करना। द ज्वाइन ऑपरेशन, क्योंकि हमारे सिलेबस में एसक्यूएल भी है तो हम वो भी देखेंगे थोड़ा सा। इज applied to relation with common attribute। ठीक है, और इसको कैसे डिनोट करते हैं, ये कुछ इस तरीके से डिनोट होता है। ठीक है, अब इसमें ना तीन पार्ट आते हैं, तीन तरीके के हमारे पास ज्वाइन होते हैं। देयर आर थ्री टाइप ऑफ ज्वाइन। फर्स्ट है हमारे पास में थीटा ज्वाइन, सेकेंड है हमारे पास में इक्वी ज्वाइन, और थर्ड है हमारे पास में नेचुरल ज्वाइन। एक एक करके इनको समझ लेते हैं विद एग्जांपल्स। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। एक टेबल ले लेते हैं और उसी टेबल के बेसिस पे हम इन तीनों को परफॉर्म करते हैं। अब जो हमारा थीटा ज्वाइन होता है, ठीक है, उसको समझते हैं। जो थीटा ज्वाइन है, ये पहले हम सिंटेक्स लिख लेते हैं ताकि हमें समझ में आ जाए कि एक्चुअली इसको यूज कैसे करना है। जो इसका सिंटेक्स होता है, कभी भी आप ज्वाइन को अगर आप यूज कर रहे हो, ठीक है, तो इसका सिंटेक्स होता है, पहले आपका रिलेशन आएगा, जो भी आप रिलेशन लेना चाहते हो, फर्स्ट वाला रिलेशन, फिर हमारा साइन आएगा,
फिर आपकी ज्वाइन की कंडीशन आएगी, जो भी आप लिखना चाहते हो कि भाई किस बेसिस पे इन दोनों को मिलाया जाए या क्या चीज आपको चाहिए, उसकी कंडीशन आएगी। और फिर रिलेशन टू का नेम आएगा। ठीक है, इसको बंद करने के बाद में। ठीक है, कंबाइन करना है। जो भी कॉम्बिनेशन होगा ना इसका, मतलब कंबाइन करेगा ये किसके बेसिस पे, कंबाइन जो भी आपका रिलेटेड टपल होगा, टपल एट्रीब्यूट आप बोल सकते हो, एट्रीब्यूट्स कह सकते हैं हम इसमें। ठीक है, जो भी आपका रिलेटेड एट्रीब्यूट होगा, एट्रीब्यूट के अंदर जो सिमिलर टपल्स होंगे उसके बेसिस पे ये क्या करेगा, उन दोनों को ज्वाइन करेगा। यानी कि उन दोनों को एक साथ में जोड़ देगा, उसके बेसिस पे ये तीनों ज्वाइन में से कोई भी ज्वाइन परफॉर्म करेगा एंड देन उसका आंसर निकाल के लाएगा। ठीक है, तो जो हमारा थीटा ज्वाइन होता है इसके अंदर आप कोई भी सिंबल यूज कर सकते हो, लेस देन, इक्वल्स टू, नॉट इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल्स टू, ये सारे हम थीटा ज्वाइन में यूज कर सकते हैं। इक्वी ज्वाइन सिर्फ इक्वालिटी पे काम करता है। ठीक है, आप इक्वल वाली कंडीशन अप्लाई कर सकते हो। नेचुरल ज्वाइन के अंदर क्या होता है, नेचुरली दोनों को ज्वाइन किया जाता है। फिर जो हमारा जो मतलब कॉमन एट्रीब्यूट है उसके बेसिस पे, ठीक है, जो जो उनमें कॉमन टपल्स हैं उनके बेसिस पे हमारा जो है रिजल्ट परफॉर्म होके हमें मिलता है। ठीक है, तो एक एक करके तीनों को पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपना, एक टेबल मैं क्रिएट कर ले रही हूँ ताकि मैं तीनों एग्जांपल्स में वही टेबल लूंगी ताकि हमें समझ में आ जाए। टेबल में यहाँ बना दे रही हूँ, ये है डिपार्टमेंट। ठीक है, यहाँ हम ले ले रहे हैं डिपार्टमेंट आईडी, फिर नेम और फिर लोकेशन। ये डिपार्टमेंट आपका कहाँ पर है। डिपार्टमेंट नंबर डाल दे रहे हैं। नेम कुछ भी डाल लो डिपार्टमेंट का, कि इस डिपार्टमेंट में क्या काम होता है, इसका क्या नाम है। तो इसकी लोकेशन आप डाल सकते हो। उसके बाद में हम क्या करें यहाँ पर, एम्प्लॉय, एम्प्लॉय आईडी, नेम, डिपार्टमेंट आईडी। उसके बाद है सैलरी। ये हमने क्या किया, एक वो ले ली, दो टेबल्स ले ली, और उसके बेसिस पे हम यहाँ पर जो हमारे ऑपरेशंस हैं, जॉइन ऑपरेशन, उनको परफॉर्म करेंगे। अजय, बबली, चंदन और दिवेश। 101, 102, 104 और 103। यहाँ पर आप इसकी सैलरी लिख लो, 60,000, 60,000, 50,000 और 52,000। ठीक है, अब इसके बेसिस पे हम अपने ऑपरेशंस को परफॉर्म करेंगे। तो सबसे पहले हम ले रहे हैं थीटा ज्वाइन। ठीक है, फर्स्ट इज थीटा ज्वाइन। तो मैंने अभी आपको बताया कि थीटा ज्वाइन में आप किसी भी तरह की कंडीशन अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, द हम इसका क्वेश्चन ही करते हैं ताकि हमें समझ में आ जाए। तो सबसे पहले सपोज वी नीड टू फाइंड
employees who earn more than 50,000, 55,000 and in the HR डिपार्टमेंट। ठीक है, हमें क्या बोला गया है कि हमें एक ऐसे एम्प्लॉय की डिटेल फाइंड करके लेकर आनी है। ठीक है, एक क्या कितने भी एम्प्लॉय हो सकते हैं, तो हमें ऐसे एम्प्लॉयज की डिटेल फाइंड करके लेकर आनी है जिनकी सैलरी मोर देन 55,000 है और वो HR डिपार्टमेंट में काम करते हैं। ठीक है, 55,000 है और वो HR डिपार्टमेंट में काम करते हैं। तो आपको ये दोनों कंडीशन को एक ही बार में ट्रू करना है और उसके बेसिस पे इसका आंसर निकालना है। तो थोड़ा सा सोचो कि कैसे कर सकते हैं। ये मैंने कर दिया इसकी सैलरी को 60 और इसकी सैलरी को 56। अब यहाँ पे हमें छोटा सा डेटा होने की वजह से देखने को मिल जाएगा कि ये क्या करेगा, हमारा जो ड्राइंग है वो इन दोनों को पहले कंबाइन करेगा। तो कंबाइन किस बेसिस पे करेगा, दोनों में एक ही चीज कॉमन है, दैट इज डिपार्टमेंट आईडी। तो डिपार्टमेंट आईडी के बेसिस पे यहाँ पर देखो 101 है, यहाँ पर 101 है। तो क्या ये HR डिपार्टमेंट काम करता है? हाँ, HR डिपार्टमेंट काम करता है, लेकिन इसकी सैलरी कितनी है? 60,000। तो इसके बेसिस पे इसका जो आंसर आएगा दैट इज अजय। ठीक है, ऐसे सेकंड में चेक करेगा, सेकंड में डिपार्टमेंट आईडी ठीक है 102 है, क्या वो 60,000 से ज्यादा अर्न करता है? हाँ मतलब 55,000 से ज्यादा अर्न करता है, लेकिन 102 होने की वजह से इसका जो डिपार्टमेंट नेम है दैट इज मार्केटिंग, वो HR डिपार्टमेंट से बिलोंग नहीं करेगा, तो इसकी वजह से इसका आंसर ये नहीं आएगा। फिर उसके बाद थर्ड पे जाएगा IT 103। ठीक है, डिपार्टमेंट आईडी 103 है, IT से बिलोंग करता है, तो वो वैसे पहली कंडीशन हमारी सैलरी होगी, सैलरी चेक करेगा, फिर उसके बाद में फर्दर आगे बढ़ेगा। तो यहाँ पर 52,000 इसकी सैलरी है, 52,000 नहीं पूछा, इसने बोला 55,000 से मोर होनी चाहिए। तो 52,000 जो है 55,000 से कम हो गया, उसकी वजह से ये रिजेक्ट यहीं पर हो जाएगा। तो इसका जो आंसर आएगा सिर्फ हमारी पहली जो रो थी वही आएगा अजय। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कि हमें क्या चाहिए। तो इसकी जो क्वेरी है मैं वो लिख रही हूँ कि हम इसको कैसे क्वेरी को लिखेंगे। तो लिखते हैं एम्प्लॉय। ठीक है, एम्प्लॉय टेबल में से चाहिए, और दूसरी यहाँ पे हमने पहले बताया था कि क्या आनी चाहिए, कंडीशन आनी चाहिए। तो यहाँ पर आप अपनी कंडीशन लिखोगे, एम्प्लॉय डॉट सैलरी। एम्प्लॉय में से सैलरी लो, वो क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन होनी चाहिए 55,000 से। एंड ठीक है, एंड से हम इसके अंदर और भी कंडीशंस को इंक्रीज कर सकते हैं जो भी आपको लगानी है। ठीक है, तो पहली कंडीशन ये चेक करनी थी कि 55,000 से उसकी सैलरी ज्यादा होनी चाहिए, तो पहली कंडीशन चेक हो गई। उसके बाद में हम सेकंड कंडीशन लगाएंगे, एंड एम्प्लॉय डॉट एम्प्लॉयज डॉट डिपार्टमेंट। एम्प्लॉय के अंदर जो डिपार्टमेंट आईडी है इक्वल्स टू होना चाहिए डिपार्टमेंट आईडी, डिपार्टमेंट आईडी के बराबर होनी चाहिए। एंड ठीक है, एम्प्लॉय की डिपार्टमेंट आईडी के बराबर होनी चाहिए, जैसे 101 है ऐसी 101 हो गया, तो ये बराबर हो गई। उसी के बाद में फर्दर चेक करेंगे। एंड एक कंडीशन और हो गई कि ये जो हमारा नेम है डिपार्टमेंट आईडी इक्वल्स टू डिपार्टमेंट आईडी एंड डिपार्टमेंट नेम इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, HR। ठीक है, और यहाँ पर हमारी जो दूसरी टेबल थी जिससे हमने इसको ज्वाइन किया है उसका नाम डिपार्टमेंट। तो इसके बेसिस पे हमारी एक पूरी टेबल बनेगी और फिर इसका आंसर क्या आएगा हमारे पास में, पूरी टेबल बनाओ। ठीक है, इसका नाम लिख लो यहाँ पर, एम्प्लॉय आईडी नेम डिपार्टमेंट आईडी
सैलरी, फिर यहाँ से नेम, और एक चीज और आएगी दैट इज लोकेशन। ठीक है, तो हमारा आंसर यहाँ पर जो दोनों में सेटिस्फाई कर रहा था, पहले सैलरी चेक की तो वो 55,000 से ग्रेटर देन है, 60,000 है, तो पहली कंडीशन ट्रू हो गई। फिर सेकंड चेक किया इसने, डिपार्टमेंट आईडी के बराबर है, यस है, और वो डिपार्टमेंट क्या होना चाहिए, डिपार्टमेंट का नेम क्या होना चाहिए, एचआर से बिलोंग करना चाहिए। तो हमारा जो आंसर आएगा वो हम यहाँ पर लिख देते हैं। एम्प्लॉय आईडी क्या थी, 1, नेम अजय, डिपार्टमेंट आईडी क्या है इसकी, 101, इसकी सैलरी कितनी है, 60,000, इसका नेम मतलब डिपार्टमेंट का नेम एचआर, और यहाँ पर इसकी लोकेशन। ठीक है, यहाँ पर ना आप इससे इसको चेंज कर सकते हो थोड़ा सा कि ये हमारा एम्प्लॉय का नेम है और ये हमारा डिपार्टमेंट का नेम। ठीक है, तो यहाँ पर एचआर आएगा और यहाँ पर लोकेशन क्या आ जाएगी इसकी, हरियाणा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमारा हो गया। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा इक्वी ज्वाइन के ऊपर। ठीक है, इक्वी ज्वाइन, तो इक्वी ज्वाइन क्या परफॉर्म करता है, यूजिंग अन इक्वालिटी कंडीशन। ठीक है, इक्वालिटी कंडीशन पे हम इसको यूज करता है। तो यहाँ पर देखो, जब हम इन दोनों को इक्वालिटी पे चेक करेंगे तो अभी हमारे पास में कुछ ऐसा स्पेसिफिक कुछ है नहीं, डिपार्टमेंट आईडी दोनों में बराबर है। तो जो डिपार्टमेंट आईडी के बेसिस पे जब हम इस पे परफॉर्म करेंगे इक्वी ज्वाइन, तो जो डिपार्टमेंट आईडी से और डिपार्टमेंट आईडी मैच हो जाएगी, सिर्फ उसी का रिजल्ट आएगा। 101, 102 और 103 वाली जो भी रो है वो हमारी कंप्लीट होकर आ जाएगी। ठीक है, तो इसको बनाते हैं, इसको लिखते कैसे हैं पहले हम वो भी लिख लेते हैं। एम्प्लॉय एम्प्लॉयज डॉट डिपार्टमेंट आईडी इक्वल्स टू डिपार्टमेंट डॉट डिपार्टमेंट आईडी, और ये दूसरी वाली टेबल का नाम दैट इज डिपार्टमेंट। ठीक है, तो जब ये परफॉर्म हो जाएगा तो हमारी जो टेबल है वो कुछ इस तरह की बनेगी। एम्प्लॉय आईडी, नेम, ई नेम जो भी है वो, फिर हमारा आएगा डिपार्टमेंट आईडी, सैलरी, डिपार्टमेंट नेम एंड लोकेशन। तो हमारी 3 रो थी जो सेम आ रही है। सबसे पहला है 101, सॉरी 1, 2 एंड 4। नेम हमारा आएगा यहाँ पर जो हमने लिखा है, अजय, बबली और दिवेश। दिवेश, डिपार्टमेंट नंबर 101, 102 और 104। इनकी सैलरी आप लिख लो 60,000, सेकंड वाले की है 60,000 और थर्ड वाले की है 56। एक मिनट, ये 103 है तो 103 आएगा ना कि 104। ठीक है, यहाँ पर इसकी सैलरी कितनी है 60,000 और थर्ड वाले की 56,000। तो थर्ड वाले का नेम दिवेश का ही आएगा क्योंकि वो हमारा, और जो डिपार्टमेंट आईडी है वो उसकी 103 है, तो चंदन वाले का जो एंट्री है वो नहीं होगी। और इसका जो नेम है वो आप लिख सकते हो, पहला है एचआर मार्केटिंग और थर्ड इज आईटी, और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं तो उनका एड्रेस। ठीक है, लोकेशन में इनका एड्रेस लिखा था मैंने इसमें। ठीक है, वो आप यहाँ पर लिख सकते हो, नहीं लोकेशन ही है तो लोकेशन ही कर देना। ठीक है,
तो यहाँ पर हरियाणा, दिल्ली और पंजाब। ठीक है, तो इक्वी ज्वाइन कुछ इस तरीके से हमारा आंसर निकाल कर देगा। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट वाले पे, दैट इज नेचुरल ज्वाइन। तो नेचुरल ज्वाइन भी अभी के लिए तो हमारा जो है इक्वी ज्वाइन की तरह ही काम कर रहा है। ठीक है, बाकी हम नेचुरल ज्वाइन को ही ज्यादा यूज करते हैं, क्योंकि इसमें हमें बहुत कुछ लिखने की जरूरत नहीं होती, ये ऑटोमेटिकली पिक करता है कि हमें क्या चीज चाहिए। ठीक है, जैसे अभी हमें यहाँ पर लिखना पड़ रहा था ना, एम्प्लॉय डॉट डिपार्टमेंट आईडी इक्वल्स टू डिपार्टमेंट डॉट डिपार्टमेंट आईडी। ठीक है, पर यहाँ पर हमें ऐसा कुछ लिखने की जरूरत नहीं होती, ये ऑटोमेटिकली देखता है कि इसके अंदर कौन सी दो कॉलम जो भी एट्रीब्यूट्स है वो बराबर है, उसके बेसिस पे वैल्यू को अपने आप ले लेता है। ठीक है, इट ऑटोमेटिकली join the table based on columns with the same name। तो अभी यहाँ पर जो हमारा आंसर आएगा, ठीक है, वो कुछ जो हमने पहले किया है इक्वी ज्वाइन में वैसा ही हमें यहाँ पर आंसर देखने को मिलेगा। तो हमें सिर्फ इसमें ऐसे लिखना है, एम्प्लॉय जो पहले जो हमने पहला यूज करना है रिलेशन वो, फिर इक्वी जो इनका हमारा ज्वाइन का साइन, फिर यहाँ पर हम दूसरा जो भी हमें टेबल यूज करना है वो उसका नाम। ठीक है, तो यहाँ से जब आप लिखोगे तो सेम जो भी हमारा सेम एज इक्वी ज्वाइन, इक्वी ज्वाइन के आंसर जैसा ही सेम यहाँ पर भी हमारा आंसर हमें देखने को मिले। ठीक है, टेबल जो बनेगी वो इक्वी ज्वाइन जैसे इक्वी ज्वाइन में बनी थी, क्योंकि वहां पर हमने डिपार्टमेंट आईडी दोनों में कॉमन दिया था। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम कॉमन नहीं दे रहे हैं, वो अपने आप ऑटोमेटिकली देखेगा कि इसमें क्या चीज कॉमन है दोनों में, फिर उसके बाद में अपने हिसाब से उसको अरेंज करेगा एंड देन उसका आंसर निकालेगा। ठीक है, हमें लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसका सिंटेक्स बहुत आसान होता है। आई होप कि आपको ये समझ में आएगा नेचुरल ज्वाइन। इसके बाद में हमारा लास्ट रह गया दैट इज डिवीजन। ठीक है, मैं बस एक बार इसमें एक पेज ऐड कर लेती हूँ। ठीक है, अब इसके बाद में जो हमारा डिवीजन रह गया उसको कंप्लीट करते हैं, फिर हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं डिवीजन, ये कैसे काम करता है, क्या होता है। यहाँ पर भी हम दो टेबल ले रहे हैं, मतलब पहले एक टेबल ले रहे हैं, फिर उसके बेसिस पे हम दूसरी टेबल हर क्वेश्चन में अपनी उसके अकॉर्डिंग चेंज कर लेंगे। ठीक है, R1 हमने ले लिया, B A1 A1 A2 A3 A4 A3। उसके बाद में यहाँ पर हमारे पास ये ना A5 है, B1 B2 B1 B1 दोबारा बनाते हैं टेबल अच्छी। एक टेबल ले ली हमने, ए और बी, A1 B1 A1 B2 A2 B1 A3 B1 A4 B2 A5 B1 A3 B2। हमने पूरी टेबल बना ली। अब इसके बेसिस पे हम इस पे ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे। तो पहला क्वेश्चन हमारा, ये हमारी एक टेबल हो गई। अब सेकंड हम
अगर हम R2 ले रहे हैं कुछ इस तरीके से, B1 एंड B2, ठीक है। तो इसमें B1 और B2 जिसमें भी जैसे जो भी, क्योंकि हम B1 को डिवाइड कर रहे हैं तो इसको हम कैसे लिखेंगे, R3 इक्वल्स टू A1 डिवाइड बाय A2। तो यहाँ पर देखो B1 B2 जिसमें दोनों आ गए, जैसे यहाँ पर आ गया, इसमें आप देखो इसके अंदर आ गया B1 B2, ठीक है। तो यानी कि हमारा ये पूरा आएगा। इसमें B1 है लेकिन B2 नहीं है, A2 के साथ में तो नहीं आएगा। A3 के साथ में B1 है, ठीक है, और देखो कहीं पे है, हाँ B2 है, तो इसका आंसर आएगा, यानी कि A3 हमें मिलेगा। B4 के साथ A4 के साथ में B2 है पर B1 नहीं है। A5 के साथ में B1 है, B2 नहीं है। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर आएगा वो सिर्फ इसके बेसिस पे क्या आएगा, A1 एंड A3, ठीक है। सिर्फ यही है जो दोनों मतलब B1 और B2 के साथ में डिवाइड हो रहे हैं, बाकी कोई भी नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इसी के बेसिस पे सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। इफ R2 की वैल्यू जो है वो चेंज कर दी अगर हमने, तो यहाँ क्या हो जाएगा, B और B1, सिर्फ B1 जिसमें सिर्फ और सिर्फ B1 से डिवाइड हो रहा हो, तो ये आएगा, हाँ आएगा, ये आएगा, नहीं आएगा, ये आएगा, आएगा, ये आएगा, हाँ आएगा, ये आएगा। तो इसके रिस्पेक्टिव जो भी A की वैल्यूज है वही आपको यहाँ पर लिखनी है, ठीक है। तो यहाँ क्या आएगा, R3 इक्वल्स टू R1 डिवाइड बाय R2। तो यहाँ जो आपका आंसर आएगा R1 में से, मतलब तो यहाँ पर R1 पहले लिखा है ना, इसीलिए हम R1 की जो भी वैल्यू बच गई है वो हम यहाँ पे लिख रहे हैं। अगर R2 लिखा होता तो उसके बेसिस पे करते हैं, ठीक है। जो पहले लिखेगा उसी में से सेकंड, मतलब उसमें से उसको देखेंगे सेकंड वाले के साथ में। तो A1 A2 A3 एंड A5, तो ये हमारा आंसर इसका आएगा। ये देखो ना यहाँ पर A1 फिर A2 A3 और A5, A4 नहीं आया क्योंकि उसके अंदर हमारे पास B1 नहीं आ रहा, ठीक है। अब सेकंड के बाद हम थर्ड पर आते हैं कि अगर हमारा जो है R2 हो जाए सिंपल सिर्फ A, मतलब कुछ हो ही ना उसके अंदर, नल हो, तो क्या आएगा, जितनी भी B के अंदर वैल्यू थी R3 इक्वल्स टू R1 डिवाइड बाय R2। तो यहाँ पर जितनी भी हमारे पास B की वैल्यूज हैं वो सब हमारी बच गई, B1 और B2, ठीक है। ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है। फिर हम फोर्थ देख लेते हैं। अगर हमारे को ऐसे दिया हुआ है, इफ R2 जो है B के साथ दिया और उसके साथ कुछ भी नहीं है, तो R1 डिवाइड बाय R2, तो यहाँ पर आप उसके बेसिस पे देखेंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा, अभी हमें कुछ भी नहीं करना है, तो जितनी भी ए के अंदर जितनी भी वैल्यूज बच गई वो सभी यहाँ पर लिख दो, क्योंकि कुछ डिवाइड ही नहीं करना। तो A1 बच गया, A2 बच गया, A3 A4 और A5 सारी ही यहाँ पर आ जाएगी हमारी, A1 A2 A3 A4 और A5, ये हमारा आंसर, ठीक है। तो आई होप आपको रिलेशनल ऑपरेशन समझ में आए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं ER मॉडल के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।